मीर शाह की एक लाइन है कि हर किरदार में एक लेखक होता है, और किरदार यदि पुलिस वाला हो तो फिर क्या कहने। जिस मिट्टी में भागो नहीं दुनिया को बदलो जैसी लाइन ने जन्म लिया हो, और महान यायावर राहुल सांकृत्यायन ने लेखकी में अपना मुकाम बनाया हो, वो मिट्टी है आजमगढ़ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जर्रा यहाँ से उठता है नय्यरे आजम होता है। लेकिन इसी आजमगढ़ के दामन पर आतंक की नर्सरी होने का दाग भी लगा है। जहाँ आजमगढ़ के दामन पर आतंक की नर्सरी होने का दाग लगा, वहीं विभूति नारायण राय, देवेंद्र प्रकाश सिंह जैसे नामी IPS अफसरों ने देश और दुनिया में नाम भी रोशन किया है, और ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। इसी कड़ी में एक और नाम है प्रताप गोपेंद्र, जो 2012 बैच के IPS अधिकारी हैं। आजमगढ़ के निज़ामाबाद इलाके में जन्मे प्रताप, वही निज़ामाबाद जहां से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आते हैं, ने बीहड़ में अपने काम का डंका बजाया है। प्रताप साहब वर्तमान में प्रयागराज में 4th बटालियन PSC में सेना नायक के पद पर हैं, और उनकी किताब इतिहास के आईने में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हिंदी सेवा संस्थान से पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। IPS प्रताप ने अपनी किताब, अपने जीवन और बीहड़ की पोस्टिंग समेत कई मुद्दों पर नेशनल कवरेज से विस्तार से बातें की। आजमगढ़ की सरजमी से जुड़े महान यायावर साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन की एक लाइन है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। आजमगढ़ में आप जाएंगे तो वहाँ के कुछ घरों पर जैसे नेम प्लेट होती है, तो ये लाइनें भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और आजमगढ़ की जो धरती है वो काफ़ी साहित्य के मामले में उर्वरा रही है, और वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के आजमगढ़ जनपद की निज़ामाबाद क्षेत्र से, जहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भी उसी मिट्टी से जुड़े हैं, और वहीं से जुड़े एक शख्स हैं जिनका नाम है प्रताप साहब। वो 2012 बैच के IPS अफसर हैं, और वर्तमान में इलाहाबाद में बतौर कमांडेंट PSC में तैनात हैं। हाल के दिनों में उनकी एक पुस्तक आई है जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कार के लिए चयनित किया है। आज अपने बिजी शेड्यूल में उनसे बात करने का थोड़ा सा वक्त मिला है, तो उनकी किताब के बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई उस किताब के लिए, उत्तर प्रदेश हिंदी सेवा संस्थान ने इसको चुना है पुरस्कार के लिए। जी धन्यवाद। आजम जब पुलिस का जिक्र आता है और खाकी का, तो मेरे मन में व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा इस बात को लेकर हमेशा से प्रभावित रहा हूँ कि खाकी का बोझ इन द सेंस की वर्क ऑफ लोड इतना खुद ही अपने आप में होता है। एक पहला और सीधा सवाल कि इतनी व्यस्तता के बीच में कैसे वक्त निकाल लिया आपने इतने गूढ़ विषय पर किताब लिखने के लिए, इतिहास के आईने में आज? देखिए, जो आपने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न है। इसके दो पार्ट हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि इतनी व्यस्तता में समय कैसे निकलता है। तो कोई भी रुचि का विषय होता है उसके लिए समय का अभाव नहीं होता है। पहली बात तो ये है। जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं UPSC का खास करके, तो वहाँ हम लोग की हॉबी पूछी जाती है कि आपकी हॉबी क्या है। और हॉबी जो मेरे नज़र में है, जो मेरी डेफिनेशन है कि हॉबी वही होती है जो जिसको करने में आपको मज़ा आता है, और जिसको करते समय आपको समय का भान नहीं होता है। मतलब आप जिसको करते समय भी जोड़ते हो कि आपको कितना समय लगा, तो उसको जिसको करने में आपको कैसा अप्लाई करता है। तो ये मेरे लिए मेरी हॉबी का विषय है, जो लिखने की बात है। और किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित तौर से जो जहाँ पर वो पैदा होता है या पलता बढ़ता है, वो उसके लिए एक विषय होता है और उसके दिल से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो निश्चित तौर से आजमगढ़ मेरे लिए दिल से जुड़ा हुआ विषय रहा। तो मैंने उसको काम के तौर पे नहीं लिया, मैंने उसको एंजॉय किया, और इसकी वजह से वो समय निकलता रहा। और निश्चित तौर से एक कंट्रीब्यूशन, छोटा ही सही लेकिन एक कंट्रीब्यूशन करता है। ये जो सब्जेक्ट था तो इसके लिए तो ठीक ठाक रिसर्च की जरूरत पड़ी होगी, इनपुट से जुगाड़ आपको इकट्ठा करने पड़े होंगे। तो थोड़ा सा किताब का जो प्लॉट है वो जानना चाहेंगे। किस इतिहास के आईने में से नाम सुन के लगता ही है कि इसमें उसका जो एक तरह से पूरा हिस्टोरिकल बेस ये किताब होगी। तो थोड़ा सा किताब के बारे में, ताकि जो आदमी सुने वो इस किताब को पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी हो। देखिए, जो इतिहास के आईने में आजमगढ़ है वो बेसिकली आजमगढ़ का इतिहास है। जो आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ शब्द जो है वो पहली बार अगर आप इतिहास में देखोगे तो 1665 में आता है। उसके पहले इस नाम का कोई कस्बा भी नहीं था वहाँ पे।
लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट जो अलग से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में ये जिला बना है वो बहुत बात का है। 1832 में बना है, जेम्स थॉमसन इसका पहला कलेक्टर रहा है। तो पुराने समय से लेकर के पहले जौनपुर का हिस्सा हुआ करता था, जो मुगल पीरियड था या नवाबों का समय था, जौनपुर सरकार का हिस्सा हुआ करता था, उसका परगना हुआ करता था निजामाबाद। तो चीज़ें मिलती हैं लेकिन बिखरी हुई मिलती हैं। इवन बाबरनामा में आपको चीज़ें मिलेंगी, अकबरनामा में आपको चीज़ें मिलेंगी, औरंगजेबनामा में भी कुछ जगहों पे इससे रिलेटेड स्टोरीज आई हैं। और इसके अलावा जो वेंसांग का यात्रा वृत्तांत है उसमें भी चीज़ें हैं। बस जरूरत ये थी कि उसको कनेक्ट करें हम लोग, उसको खोजें, और जो पुराने नाम है, आर्गेनिक नेम है, जो आज की डेट में प्रचलन में या तो नहीं है या तो चेंज हो गए हैं, उनको हम लोग जोड़ें। तो वो निश्चित तौर से रिसर्च तो करना ही पड़ा। हर जो इसके टॉपिक हैं उसके लिए रिसर्च करना पड़ा और काफ़ी लंबा रिसर्च करना पड़ा। और इस किताब की शुरुआत बेसिकली प्रागैतिहासिक काल से आप कह लीजिए 3000 ईसा पूर्व से होती है, और ये आज़ादी के समय तक किताब है। 1947 में आकर के जब आज़ादी हम लोगों को मिली है वहाँ तक ये किताब है, क्योंकि उसके बाद एक वॉल्यूम और भी लिखने का विचार है। जो इसका सीक्वल कह लीजिए कि आजमगढ़ का जो बचा हुआ पार्ट है, आज़ादी के बाद वाला जो आजमगढ़ है, उस पर अलग से फोकस किया जाएगा, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो ये किताब चैप्टर में बटी हुई है, अलग अलग इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि जैसे पौराणिक काल का जो आपका इतिहास है उसको आप देखोगे, और बाद में जो शुरू होता है बुद्ध पीरियड का है, फिर शुंग पीरियड का है, कुषाण काल का है, और गुप्त पीरियड का। इस तरह से ये बढ़ता हुआ आकर के आज़ादी के साथ ये जो पूरी किताब ये चैप्टर वाइज बढ़ती है। जी बिल्कुल, चैप्टर अगर याद हो ये मुझे लग रहा है कि 15 या 16 चैप्टर्स में है, और इसमें परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं। तो उसमें हर चैप्टर का मतलब वो एक कालखंड है, तो अलग अलग कालखंड जो हैं, जैसे नवाबों का पीरियड है या फिर सल्तनत पीरियड है, मुगल पीरियड है, तो सभी पीरियड का उस समय क्या पुरातात्विक साक्ष्य या फिर रिटेन साक्ष्य जो मिले हैं आजमगढ़ के संबंध में, एक तो उनका उल्लेख है, और दूसरे जो धारा थी, मूल धारा थी इतिहास की, उससे कैसे इस क्षेत्र विशेष का इतिहास जुड़ता है, वो कुछ चीज़। सर जो ये किताब है तो ये तो मान के चला मैं थोड़ा सा सवाल कर रहा कि जो बच्चे पढ़ रहे हो या शोध कर रहे हो या रिसर्च करना चाहते हो इतिहास को लेकर, क्या उनके लिए भी यूजफुल होगा ये किताब? कितना मटेरियल है इसमें? नहीं, मटेरियल के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, अगर एक भी लाइन लिखी गई है तो कहीं ना कहीं से उसका रिसोर्स जो है उसका उल्लेख किया गया, संदर्भ का उल्लेख किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब आपने कहीं से हवा में उठा लिया या मनगढ़ंत है। और उसमें हर चीज़ का, उसमें फारसी के भी स्रोत हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है, हिंदी के हैं, पाली के हैं, संस्कृत के हैं, और प्राकृत भाषाओं के, मतलब जो भी सोर्स जहाँ से मिला है वो ऑथेंटिक पूरी तरह से, और एनीबॉडी कैन यूज इन एज ए स्टडी। उसमें करीब 400 रेफरेंसेस हमने दिए हैं, 400 रेफरेंसेस हैं। तो निश्चित तौर से जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। भाषा उसकी ऐसी रखी गई है कि आम जन भी अगर उसको पढ़े तो निश्चित तौर से वो अपने जन्मभूमि का या अपने एरिया का इतिहास, और वो सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं है, उस एरिया का कोई भी अगर इतिहास जानना चाहता है तो वो उसके लिए एक मार्गदर्शिका या कह लीजिए डायरेक्टरी के तौर पे है कि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो क्षेत्र के इतिहास को हिंदी में है। जी बिल्कुल। सर ये अंग्रेजी में भी इसका कुछ तर्जुमा किया? हाँ, इसकी बात हुई है। अंग्रेजी और उर्दू 2 लैंग्वेज में हम लोगों का आइडिया है कि इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाठक ऐसे हैं कि जो कंफर्टेबल फील करते हैं उर्दू में भी, और इवन इंग्लिश की तो खैर काफ़ी बड़ी रीडरशिप है, तो निश्चित तौर से इसको करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। सर बस किताब की दुनिया से जुड़ा एक और सवाल, उसके बाद थोड़ा सा आपका निजी जीवन जाने में। किताब ये तो आपकी पहली किताब है? नहीं, पहली तो नहीं है। एक किताब इसके पहले मैंने अपने गांव पे लिखी थी, फतनपुर मेरा गांव मेरे लोग, आजमगढ़ में निजामाबाद तहसील में गांव है मेरा छोटा सा। तो उस गांव के बारे में भी मुझे लग रहा है कि इतना सिस्टमेटिक अध्ययन अब आपको बहुत कम ही मिलेगा। तो करीब 258 पेज की किताब थी। तो लेकिन उस किताब के मूल में कोई व्यावसायिक, या इस किताब के भी मूल में कोई व्यावसायिक सोच नहीं थी। मूल तो यही था, एक मिशनरी वर्क टाइप का था कि जो हमारी जन्मभूमि है या जो हमारा स्थान है जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम कलेक्ट करके, या जो ऐतिहासिक चीज़ें उसको कलेक्ट करके लोगों के सामने ले आए। तो उसी सोच के दायरे में 2017 में वो छपी थी, फतनपुर मेरा गाँव मेरे लोग। ये दूसरी किताब। तो आगे फिर कोई और किताब भी दिमाग में, पाइपलाइन में है? जी निश्चित तौर से कई प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ कुछ, लेकिन मेरे लेखन का जो मूल उद्देश्य रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास में या फिर अन्य विषयों में छूटी रह गई थी, जिनको आना चाहिए था लेकिन एनी हाउ वो नहीं आ पाए मेन स्ट्रीम में, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो अभी ये किताब बहुत जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ, वो लगभग कंप्लीट है वो बुक,
राजा जलाल सिंह के ऊपर है। 1857 की लड़ाई में उनकी काफ़ी भूमिका रही है, खास करके लखनऊ में जो 1857 की लड़ाई हुई है उसमें उनकी काफ़ी भूमिका रही है। तो उन पे भी कुछ सिस्टमेटिक काम बहुत कम ही मिल पाता है, उस पर अच्छा काम हुआ है और वो भी बहुत जल्दी ही किसी नामचीन प्रकाशक के यहाँ से ही वो प्रकाशित। ये जो किताब इतिहास कहने में अगर हम कभी पढ़ना लेना चाहें तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई इसका सोर्सेज हैं? देखिए ये ऑनलाइन है, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, उपलब्ध है। और लखनऊ में जैसे यूनिवर्सल है उनके यहाँ संभवतः इसमें होगी, बाकी प्रकाशक से भी ये मिल जाएगा। ऑनलाइन उपलब्ध है? ऑनलाइन है, जो आज ऑनलाइन उपलब्ध। अच्छा सर, थोड़ा सा सब आपका बैकग्राउंड, हम इंटरनेट पर जब मैं आपके इंटरव्यू करने आ रहा था तो खोज रहा था, मेरा शौक भी है, मैं देखते रहता हूँ। आपका जो पुलिसिंग है 2012 से आप सेवा में ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। आपका कुछ वक्त चित्रकूट के इलाके में बीता और मैंने कुछ काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपके बारे में पढ़ी थी। तो 2 सवाल मेरे, एक तो आपका थोड़ा सा इस पोस्टिंग और इस चित्रकूट की पोस्टिंग का क्यों इतना इंटरनेट पर जिक्र है, क्या है कहानी उसकी, अगर कुछ आप संक्षेप में हमारे लिए। जब ये सरकार खास करके जब शुरुआत हुई 2017 में, जब गठन हुआ था वर्तमान सरकार का, तो हम लोग, हमारा पहला बैच था जिसको जिलों में पोस्ट किया गया था, सीनियर बैच में था। तो पहली पोस्टिंग मेरी चित्रकूट में हुई और उस समय बहुत बड़े ग्रुप तो नहीं थे डकैतों के, लेकिन स्प्रिंटर ग्रुप्स कई थे। वहाँ पर बबली पोल का गैंग था, वहाँ पर राम गोपाल और गोप्पा का गैंग हुआ करता था, और एक और भी गैंग था, पटेल गैंग था। तो उनका जो तरीका था रैंसम मनी वसूल करने का, कि मतलब लोगों को पकड़ करके और फिर उनसे पैसे लिए करते थे। तो सरकार की मंशा चुकी थी कि भाई इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस पर काम होना चाहिए और उसको खत्म होना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम लोगों ने काफ़ी उसमें काम भी किया, काफ़ी वर्क किया, टीम वर्क किया वहाँ मिल करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं अपनी उपलब्धि भी मानता हूँ और एक वर्तमान सरकार की भी उपलब्धि मानता हूँ कि करीब 22 बंदूकें हम लोगों ने उसमें जब्त की थी। 22 बंदूकें, जिसमें कि 303 करीब 3 बंदूकें थी जो कि पुलिस से लूटी हुई, अलग अलग जगहों से लूटी हुई बंदूकें थी, और 30 स्प्रिंग बंदूक जो कि बहुत पुरानी बंदूकें मानी जाती थी और ददुआ के ज़माने से चली आ रही थी, वो यूएसए मार्का की बंदूक थी। उसमें से 3 में से 2 हम लोगों ने बरामद कर ली थी। और चाइना की बनी हुई AK-47 बंदूक भी उनके पास थी गैंग में, वो भी हमने बरामद की थी। बहुत बड़े पैमाने पर हमने अम्युनिशन पकड़ा था और एनकाउंटर में कुछ जो पुराने डकैत थे, बदमाश थे, वो मारे भी गए थे और कुछ बहुत ही मर्मांतक टाइप के घायल भी हुए थे। तो उसकी वजह से निश्चित तौर से वहाँ जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम करते थे, रैंसम मनी वसूल करना और सारी चीज़ें, उन गतिविधियों पे लगाम लगा था, कम हुआ था। और बाद में उनमें अन्य लोगों ने भी कार्य किया, तो धीरे धीरे आज की डेट में वो खत्म सा ही है वहाँ पर। अब आज की डेट में इस टाइप से एक लाइन लिखी थी, मैं उस वेबसाइट अखबार को नहीं कोट करूँगा, लेकिन ये था कि ये कहा जाता है कि वो जो आपका कार्यकाल था चित्रकूट वाला, उस समय उसी कार्यकाल में डकैतों की वजह से वो जो ग्रुप था उनकी कमर टूट गई थी, काफी हद तक सफाया हुआ था। कितना आप अपने आप को करी मानते हैं? देखिए, अब इसका श्रेय लेने का तो कोई वो नहीं बनता है कि उसका किसी चीज का श्रेय लिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज आपने नहीं कहा था, उस अखबार उस वेबसाइट में लिखी हुई थी। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वो खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ एक कॉकस था, एक पूरा धंधा था, और जो उनकी ताकत थी वो आर्म एंड अम्युनिशन थी। तो आर्म एंड अम्युनिशन निकलने की वजह से निश्चित तौर से उनके गैंग को कमजोर तो किया। जो उस समय की गतिविधियां थी या सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो कम हुआ, काफी कम हुआ। फिर उनके पास बहुत अच्छे असलहे नहीं रह गए, 315 बोर की बंदूकें रह गई, कुछ तमंचे रह गए, जिसके आधार पर वो करते रहे। उसके बाद भी उन्होंने छोटी मोटी घटनाएं की हैं, लेकिन कोई बड़ी वारदात उसके बाद नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो आपकी पर्सनल लाइफ है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ये सोच बनती और खासकर जो आजमगढ़ के बारे में आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ऐसा मीडिया आपसे नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों तमाम कवरेज अपने को मिली, देखा हम लोगों ने कि आजमगढ़ में ये आतंकी नक्सली और तमाम चीज़ें रही है। खैर ये मीडिया का बात है। आजमगढ़ की धरती से निकल के आप वहाँ कैसे पले बढ़े, वो कौन सी बात थी, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन में जिसने आजमगढ़ के निजामाबाद को फत्तनपुर आपका गाँव है, वहाँ से आप निकले और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई रही, क्या जर्नी रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड एक संक्षेप में ये जानेंगे उसका बस। देखिए, पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी सरजमीन की, चाहे वो कोई भी जिला हो, कोई भी स्थान हो, उसका एक इतिहास होता है। वहाँ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किन चीज़ों को आदमी हाईलाइट कर रहा है। तो जैसा कि आपने भी उल्लेख किया, निजामाबाद तहसील है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है फत्तनपुर करके, वहीं पे मैं पैदा हुआ। और हम लोग 2 भाई और 5 बहनें मेरी थी। पिताजी डॉक्टर थे, वहाँ पर जनरल फिजिशियन थे,
और उन्होंने 2 विद्यालय भी खोला था बहुत पहले 1985 के दशक में। उन्होंने 2 विद्यालय भी चलाए और स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उसकी वजह से हमारी लिटरेसी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी हम लोगों की। तो 8वीं तक तो मैंने उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाई की है, जो मेरे पिताजी के द्वारा। मैं गाँव में 8वीं तक पढ़ा हूँ। और हाई स्कूल मैंने जनता इंटर कॉलेज है निजामाबाद में, जो आपने देखा भी होगा, जो गुरुद्वारा है उससे लगा हुआ। तो हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया था साइंस बैकग्राउंड में। और फिर वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो थी वो शिवली नेशनल इंटर कॉलेज है आजमगढ़ में, वहाँ से की है, साइंस स्ट्रीम में थी। और बीएससी मैंने उदय प्रताप कॉलेज बनारस में, अगर आपने नाम सुना होगा, तो यूपी कॉलेज से मैंने बीएससी की। और फिर मैंने बीएससी की और फिर तैयारी के क्रम में मैं इलाहाबाद आ गया। तो इलाहाबाद नहीं, मैंने इलाहाबाद से स्कूलिंग नहीं है मेरी, मतलब एजुकेशन नहीं है, तैयारी जो होती है, प्रिपरेशन होती है। उस दौरान मैं यहाँ कई साल रहा, 5-6 साल में रहा, और अलग अलग जगहों पर, सुबतियाबाग में, अल्लाहपुर के कई इलाकों में घूम फिर करके रहा। तो उसमें उस दौरान मुझे 3 नौकरियां मिली। पहले मैं सप्लाई में सिलेक्ट हुआ, फिर उसमें भी थोड़े दिन मैंने बनारस में नौकरी की, फिर ट्रेजरी ऑफिसर हुआ पीसीएससी में, और फिर फाइनली मुझे इसमें आने का मौका मिला। और मैं ऊपर वाले को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मुझे होम कैडर मिला और यहाँ रहने का मौका मिला, अपने लोगों के बीच में रह करके काम करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ एक हॉबी के तौर पे ही सही, लेकिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो योगदान हो सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर से, और आज के डेट में जो मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है और 2 बेटे हैं मेरे पास, एक 5.5 साल का है, एक वर्ष के आसपास। वर्किंग वुमन नहीं, हाउस वाइफ है। और पेरेंट्स भी मेरे साथ ही शुरू से ही रहते हैं, तो आज भी वो मेरे साथ ही हैं। तो हम लोग एक फैमिली लाइफ जो है वो जी रहे हैं। और बाकी जो हमारी पुलिसिंग है, जो हमारा राजकीय कार्य है, उसको भी हम पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं। छोटा सा आखिरी संदेश, अब युवा जो अब आ रहा है इस पीढ़ी में, आज का दमाग, आपके समय में भी इंटरनेट था लेकिन उतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना अब हो चुका है। अब ऑनलाइन क्लासेस, तमाम कोचिंग क्लासेस भी हो गए। पहले तो लोग इलाहाबाद जाते थे पढ़ने में, फर्जी में अभी भी जाते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने कर, तो एक आपका टिप का लीजिए, आपका कोई संदेश कि जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ, उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए मार्कस वर्ड होगा? देखिए, इसके लिए मैं एक श्लोक से अपनी बात कहता हूँ कि क्रिया सिद्धि सत्वे बहुत महते नानु पते, कि जो कार्य की सिद्धि होती है वो आपकी सोच जो होती है, सात्विक सोच, या जो आपकी एटीट्यूड होती है उससे होती है, ना कि आपके उपकरणों से या आपके संसाधनों से। क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम लोगों ने शुरू किया और जिन स्ट्रगल्स से होकर के हम लोग गुजरे और उसके बाद हम लोग को सफलता मिली, तो ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड है, आप सफलता पाना चाहते हैं और सफलता के लिए बेकरार हैं, तो आप कहीं से भी रह के तैयारी कर सकते हैं और किसी भी संसाधन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लेकर के कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड कमजोर है, पुअर है, या आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। क्योंकि बहुत ही साधारण स्कूलों से निकल करके हम लोग आए हैं, स्कूलिंग भी बहुत साधारण ही रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार सफलता मिली है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एटीट्यूड रहा है। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से फोकस्ड होकर। जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रताप साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे प्रताप गोपेन साहब, और उन्होंने अपने जीवन के तमाम अनुभव साझा किए और अपनी किताब के बारे में कहा। और एक लाइन है कि खींचो न कमान न तलवार चलाओ, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार चलाओ। प्रताप साहब मुझे लगता है कि वो कुछ इन्हें गिने चुने लोगों में है जो खाकी का भार भी कंधे पर उठाते हैं और उनकी कलम भी उसी हिसाब से चलती है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आने वाली किताब भी लोगों के द्वारा उतनी ही पसंद की जाएगी और सबको पढ़ने को मिलेगा। और उस आजमगढ़ जहाँ से जुड़े महापंडित राहुल सांकृत्यायन यायावर साहित्यकार ने कहा कि भागो नहीं दुनिया को बदलो, उसका कुछ एक अंश प्रताप साहब भी बखूबी निभा रहे हैं। अपनी दोनों जिम्मेदारियों में हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको जो इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है उसके लिए भी बधाई दे रहे हैं। इलाहाबाद में इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर, मेरा नाम है राजेश मिश्रा, और ऐसी ही किसी खास खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ। धन्यवाद।